स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कॉमनली नोन एज सीपीआर। सीपीआर हॉस्पिटल सेटिंग में किए जाने वाला इमरजेंसी प्रोसीजर है जो बहुत ही कॉमन है। इसमें जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पेशेंट होता है उससे नाउ अगर हम सीपीआर दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो सीपीआर क्या करता है? सीपीआर बेसिकली जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको क्या करता है? ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको क्या करता है? वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। मतलब उस प्रोसीजर से ब्लड सप्लाई इंश्योर होती है बॉडी में, पेशेंट बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं। अदरवाइज क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगा, ऑक्सीजन डिमिनिश होगा बॉडी में, तो क्या होगा? जितने भी ऑर्गन्स है वहां तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा नहीं। वहां पे जो टिश्यू है वहां टिश्यू डेथ, नेक्रोसिस होने लगेगी और अल्टीमेटली एट द एंड क्या हो जाएगा? ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन फेलियर जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो उसको ट्रीट करने के लिए या उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इफेक्टिव सीपीआर देते हैं। ठीक है, इफेक्टिव सीपीआर कैसे देते हैं ये हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम इसकी गाइडलाइन, प्रोटोकॉल और जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको देखेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि सीपीआर कैसा है। एक ऐसा प्रोसीजर, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और ये बेसिकली क्या करता है? जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई इंश्योर करता है। ठीक, नाउ अब हम देखने वाले हैं कि कौन से जो लाइफ सपोर्ट्स होते हैं जिससे हम पेशेंट को रिससिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो लाइफ सपोर्ट होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट इस पूरी वीडियो में आज हम मेजरली पढ़ने वाले हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। ठीक है, इनिशियली हम एक डिफरेंस जान लेंगे बेसिक और एडवांस लाइफ सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, बट मेजरली हम फोकस करने वाले हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। फर्दर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स व्हाट एडवांस लाइफ सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी बेसिक लाइफ सपोर्ट को, जिसको हम कॉमनली बीएलएस के नाम से भी जानते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है एएलएस और बीएलएस में? बीएलएस में क्या होता है? हम किसी भी तरह की कोई भी टाइप की मेडिसिन या ड्रग्स नहीं यूज करते हैं पेशेंट को रिससिटेट करने के लिए। ठीक है, इसमें हमारा सिंपल रूल होता है सर्कुलेशन एंड कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। ये तीन चीजों से हम क्या करते हैं? पेशेंट को रिससिटेट करते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर हॉस्पिटल में भी परफॉर्म किया जाता है और हॉस्पिटल के बाहर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट
में कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि हम हॉस्पिटल में ही करेंगे, हम बाहर नहीं कर सकते, हम बाहर भी कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर इंसान कर सकता है, इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है जिसको बीएलएस की ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, या जिसको बीएलएस के बारे में नॉलेज हो, या जो भी सीपीआर इफेक्टिव दे सकता है, या कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जिसको ट्रेनिंग दी गई हो बीएलएस की, वो ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। जहाँ पे किसी भी टाइप की मेडिसिन से हम मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते हैं पेशेंट को, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव सीपीआर से हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिससिटेट करने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन को या उस प्रोसीजर को या उस सपोर्ट को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट में कंसिडर करते हैं। वेयरएस एएलएस जो होता है उसमें हम मेडिसिन यूज करते हैं, मशीन्स यूज करते हैं, ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करते हैं, और जो भी डिफेब्रिलेटर होता है ये सारी चीजों को जब हम यूज करते हैं और पेशेंट को रिससिटेट करते हैं, तो उस प्रॉपर जो हमारा लाइफ सपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। जनरली इट डज नॉट इंक्लूड एनी यूज ऑफ ड्रग, और ये प्री हॉस्पिटल मेडिकल केयर होता है। प्री हॉस्पिटल मेडिकल केयर लिमिटेड नहीं होता है कि हम हॉस्पिटलाइजेशन से पहले ही परफॉर्म करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इनिशियली सीपीआर ही परफॉर्म करते हैं, पहले हम बेसिक देते हैं, उसके बाद हम एडवांस देते हैं। समटाइम बेसिक हम जब लाइफ सपोर्ट देते हैं तो पेशेंट अपने आप रिकवर हो जाता है, ठीक है, या फिर आप ऐसा ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे वार्ड होते हैं या ओपीडी होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को, अब पेशेंट ओपीडी में आया, वहां पे क्रैश होने लगा, तो पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर है ना, लेकिन हम वहां पे क्या कर रहे हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे, क्योंकि ओपीडी एरिया में जनरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, जो सिर्फ वार्ड तक लिमिटेड होती है, आईसीयू ओटी यहाँ तक ही लिमिटेड होती है, ओपीडी एरिया में नहीं होती है। तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर एंटर करने से मतलब नहीं है, जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हम एडवांस लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को या फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं। क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं सीपीआर देने के लिए? देखिए, मेनली क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, कोई भी पेशेंट है जिसको एमआई हुआ हो, या कार्डिक अरेस्ट है, या हार्ट ब्लॉक है, या फिर हार्ट फेलियर है, और इस कंडीशन में पेशेंट अगर हमको रिसीव हो रहा है कैसा, अनरिस्पॉन्सिव, लेट मी सिलेक्ट अनदर पेन, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट हमें मिल रहा है, या फिर उसमें ब्रीथिंग नॉर्मली नहीं हो रही है। ब्रीथिंग नॉर्मली का मतलब या तो एब्सेंट है ब्रीथिंग, या फिर पेशेंट गैस्पिंग कंडीशन में है, या फिर उसमें कोई पल्स नहीं मिल रही है। अगर ये सारी क्राइटेरिया हमें मिल रहा है तो हम पेशेंट को तुरंत ही रिससिटेट करेंगे। ये मेजर इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कॉमन सिचुएशन अगर हम देखें कि क्या कॉमन सिचुएशन हो सकती है जिसमें हमें सीपीआर देना होता है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें कोई सीवियर ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को, सडन कोई कोलैप्स हो रहा है पेशेंट का, या पेशेंट कहीं डूब रहा है, कोई डेंजर साइट है, नेचुरल डिजास्टर हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज, या फिर कोई शॉक लगा है पेशेंट को, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगा है, ये सारे कुछ कॉमन सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम दे सकते हैं। मेनली हम इस पे हम ध्यान देंगे, हमारे पास ऐसा कोई भी पेशेंट जो किसी भी कंडीशन, कोई भी एटियोलॉजी हो, डजेंट मैटर, अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है, ब्रीथिंग नहीं है और पल्स एब्सेंट है, तो हमें देन एंड देयर सीपीआर स्टार्ट करना है पेशेंट का। नाउ कैप गाइडलाइन क्या होती है सीपीआर में, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैप, CAB कैप, C स्टैंड फॉर सर्कुलेशन, A स्टैंड फॉर एयरवे, एंड B स्टैंड फॉर ब्रीथिंग, ओके। तो ये जो बेसिकली क्या है, कैप। अब कैप से हमें ये डिसाइड करना है पेशेंट को हम इफेक्टिव सीपीआर कैसे देंगे, ठीक है। जब भी पेशेंट हमें अनरिस्पॉन्सिव, एब्सेंट ऑफ ब्रीथिंग, या फिर एबनॉर्मल ब्रीथिंग हमें मिल रही है और नो पल्स के साथ हमें पेशेंट मिल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का हम जो सर्कुलेशन है उसको चेक करेंगे। सर्कुलेशन हम जब भी एडल्ट के केस में होगा तो हम सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे, कैरोटिड से हम सर्कुलेशन चेक करेंगे, और फॉर द 10 सेकेंड, हम 10 सेकेंड से ज्यादा, अगर 10 सेकेंड के अंदर हमें कैरोटिड एब्सेंट मिल रही है या कैरोटिड हम फील नहीं कर पा रहे हैं,
पालपेट हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है पेशेंट का, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें एयरवे देख लेना है कि ऐसा तो नहीं है पेशेंट समटाइम्स कोलैप्स हो जाता है, कुछ खा रहा है, खाते खाते उसको चोकिंग हो गया, और या फिर कुछ एयरवे में फॉरेन बॉडी आ गया जिसकी वजह से चोकिंग हो रहा है पेशेंट को, तो एयरवे को भी हमें देखना है। यानी कैप से हमने देखा सर्कुलेशन एब्सेंट है, उसके बाद हमने देखा एयरवे हमारा पेटेंट है या नहीं है। तो एयरवे पेटेंट अगर नहीं होगा तो उसके लिए दो मैनवर परफॉर्म करते हैं, जिसको हम या तो जॉ थ्रस्ट मैनवर परफॉर्म करेंगे या फिर हम क्या परफॉर्म करेंगे, देखिए मैंने लिखा है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैनवर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग इंश्योर करेंगे पेशेंट की, ठीक। अब मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली इसमें क्या करते हैं। तो जो कैप गाइडलाइन होती है सीपीआर की, वो क्या हमें बोलता है कि जब भी पेशेंट हमको अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में मिलता है या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियस कंडीशन में मिल रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट में हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सर्कुलेशन देखेंगे कि पेशेंट में सर्कुलेशन प्रेजेंट है या नहीं है। इन द केस ऑफ सर्कुलेशन इज एब्सेंट, वहां पे हम क्या करेंगे, कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन शुड बी 30 and 30 ratio 2, 30 stand for 30 compression and 2 stand for 2 breathe, okay। फर्दर आई विल टेल यू कि कैसे किस तरह से हम 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ दे रहे हैं, पर अभी ये समझना है कि अगर कैरोटिड एब्सेंट है इन द केस ऑफ एडल्ट तो हमको क्या स्टार्ट करना है, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है, ओके। एयरवे को पेटेंट बनाने के लिए हमें दो तरह के मैनूवर परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहला हम मैनूवर परफॉर्म करते हैं जो कॉमनली हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। अगर कोई पेशेंट ट्रोमैटिक इंजरी का होता है, स्पाइनल इंजरी का होता है, हेड इंजरी का होता है, या फिर कोई सर्वाइकल इंजरी है, पेशेंट को हेड इंजरी भी कंसिडर करते हैं। अगर सर्वाइकल इंजरी है पेशेंट में तो उस कंडीशन में हम उस मैनूवर को यूज नहीं करते हैं, विच इज हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैनूवर। हेड को पीछे की तरफ, अगर मैं साइडलाइन पोजीशन से बताऊं आपको, तो हेड को पीछे की तरफ यहां से हम प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे, और चिन को हम क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, एयरवे को हम क्लियर करेंगे, एयरवे को हम पेटेंट बनाएंगे, ठीक। एक तो ये पहला मैनूवर हो गया जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन विच कंडीशन, इन सर्वाइकल इंजरी और स्पाइनल इंजरी, ठीक है। दूसरा है हमारा जॉ थ्रस्ट मैनूवर। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। यस, जॉ थ्रस्ट मैनूवर। जॉ थ्रस्ट मैनूवर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैनूवर हम कब परफॉर्म करते हैं, हम एयरवे को पेटेंट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। और जो ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ है पेशेंट को तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, रूल आउट करने के लिए हम ये चीज परफॉर्म करते हैं। बट उसको किस कंडीशन में नहीं परफॉर्म करते, अगर सर्वाइकल इंजरी हुई है, कोई स्पाइनल इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको परफॉर्म नहीं करते। तो उस कंडीशन में फिर हम कैसे एयरवे को कैसे पेटेंट करेंगे, उस कंडीशन में हम जॉ थ्रस्ट मैनूवर का यूज करते हैं। जॉ थ्रस्ट मैनूवर को ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जिस कंडीशन में हमें मालूम है कि पेशेंट में स्पाइनल इंजरी हुई है या सर्वाइकल इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, जॉ थ्रस्ट मैनूवर यूज करते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो पेशेंट का हेड है उसको उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे, और सिर्फ हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ जॉ है वहां से हम क्या करेंगे, जॉ को अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। जॉ ये किसमें हम करेंगे, जिसमें हमें या तो पहले से हमें मालूम है कि पेशेंट, या तो पेशेंट ट्रोमैटिक इंजरी का हुआ हो जिसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते कि भाई इसको स्पाइनल इंजरी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिसमें हमें पता है कि इसमें इंजरी नहीं हुई है, या पेशेंट हमारे सामने था, सडन कोलैप्स हो गया, तो उस कंडीशन में हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कर सकते हैं। पर जॉ थ्रस्ट मैनूवर हम उसी पेशेंट में अप्लाई करेंगे जिस पेशेंट में हमें बिल्कुल नहीं मालूम है इस पेशेंट में इंजरी हुई है या नहीं हुई है। प्रीवियस इस पेशेंट को कुछ ऐसा तो नहीं है कि अभी या तो पेशेंट एक्सीडेंटल है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, या फिर पेशेंट को प्रीवियस कोई हिस्ट्री है और हम इससे बिल्कुल अननोन है। ये कंडीशन हमें आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल देखने को मिले, क्योंकि इनसाइड जो होगा वो तो हम वेल नोन होंगे, पेशेंट है जो हमारा पेशेंट है उसके बारे में हमें मालूम होगा। बट आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, सपोज कि मैं या आप कभी कहीं जा रहे हो, पेशेंट सडन कोलैप्स हो गया और आपको नहीं मालूम है उस पेशेंट को कोई इंजरी है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम तुरंत थोड़ी कर देंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर परफॉर्म कर देंगे। नो, उस कंडीशन में हम जॉ थ्रस्ट मैनूवर परफॉर्म करेंगे, राइट।
उसके बाद हमारा हो गया ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हम क्या करेंगे, इसमें जो भी पेशेंट, अगर मान लो हमारे पास 1 रेस्पियर है और एक ही बंदा हमारा सीपीआर परफॉर्म कर रहा है, तो 30 कंप्रेशन के बाद हमें 2 ब्रीथ वहाँ पेशेंट को देनी है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्रीथ हम कैसे दें। तो ब्रीथ देने के लिए या तो आप क्या कर सकते हो कि पेशेंट को सबसे पहले लाई डाउन पोजीशन में, अभी मैं सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी, मैं सिर्फ कैप की गाइडलाइन आपको समझा रही हूँ कि सीपीआर में कैप क्या कहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे जब हम सीपीआर का पूरा प्रोसीजर जब पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होने वाली है। तो अभी ये समझ लीजिए कि ब्रीथिंग कैसे देते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमने भाई कंप्रेशन दे दिया, हमें कंप्रेशन देना आ गया, हमें एयरवे मैनेज करना आ गया, अब हमको ब्रीथ देना है। ब्रीथ देने के लिए क्या करेंगे, या तो अगर आउटसाइड है या फिर साथ में अब इनसाइड हॉस्पिटल है और हम ऐसे एरिया में है जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई या फिर मास्क और ये सब जो फेस मास्क वगैरह है या ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर या एम्बू वगैरह हमें नहीं मिल पा रहा है और वहाँ पे हमें करना है, तो पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट होंगे, उनको बोलना है। नहीं तो हर जगह पे एक इमरजेंसी ट्रॉली होती है, वहाँ पे सारी चीजें रखी हुई होती है। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर वो भी नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, पेशेंट हमेशा लाई डाउन पोजीशन में हम सीपीआर देते हैं, फर्म पोजीशन पे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के मुंह के ऊपर एक क्लॉथ रख देंगे और वहां से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, पेशेंट हमारे कैसा है, हो सकता है कुछ ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज का पेशेंट हो, तो हम डायरेक्टली माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, या तो उसका कोई फैमिली मेंबर हो तो उससे भी हम कह सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्रीथ होगी कैसे होगी, हमें 1 सेकंड में एक ब्रीथ डिलीवर कर देनी है, ठीक है। विद इन अ सेकंड हमें एक ब्रीथ डिलीवर कर देनी है और 2 बार हमें ब्रीथ देनी है, यानी 2 सेकंड हमें देने हैं, यानी एक कंप्रेशन के बीच में हमें 2 सेकंड गैप लेना, उस 2 सेकंड में हमें क्या करना है, ब्रीथ को डिलीवर करना है और फिर से हमें क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर से चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है पेशेंट में, ठीक है। तो कैप जो गाइडलाइन है वो क्या कह रही है कि भाई कोई भी पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव आया है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग के साथ आया है या कैसे भी हमारे पास पल्सलेसनेस के साथ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैप गाइडलाइन के थ्रू उसका हम सीपीआर मैनेजमेंट करेंगे। सर्कुलेशन एंड कंप्रेशन, सेकंड वन इज व्हाट, एयरवे मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज ब्रीथिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में कुछ हम कीज देख लेते हैं या फिर की पॉइंट्स आप बोलिए कि कैसे कैसे परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है भाई, किसी प्रोसीजर को समझने से पहले, करने से पहले हमें कुछ चीजें हमें सेट करनी पड़ती है कि ये प्रोटोकॉल से हम करेंगे या ये हमारी गाइडलाइन है, इसके थ्रू हम काम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि हमें जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्विक कोई भी काम तुरंत, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये, तो हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, सोच नहीं सकते अच्छा तुम सीपीआर, तुम कंप्रेशन दोगे मैं ब्रीथ दूंगी, ऐसे करो, ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। जो भी जैसे ही हमें पेशेंट मिलता है हमें क्विक रिस्पॉन्स करना है, यानी क्विक स्टार्ट द चेन ऑफ सर्वाइवल हमें स्टार्ट करना है। चेन ऑफ सर्वाइवल का मतलब है जो भी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो हमारे अंदर इतनी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि हम तुरंत उस प्रोसीजर को अप्लाई कर सके पेशेंट के ऊपर, ठीक है। फिर हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन देना। हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन का मतलब है यानी कि हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं और उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कोई भी पेशेंट को हम किसी भी कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे, रिसिसिटेट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हमें एक हाई क्वालिटी में चेस्ट कंप्रेशन देना है, बहुत ही लूज वे में नहीं करना है, या अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, बट अभी समझ लीजिए कि अच्छे वे में चेस्ट कंप्रेशन देना है, एक हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन देना है, ठीक है, जिसमें हमें चेस्ट रिकॉइल देखना है। चेस्ट रिकॉइल क्या होता है ये बताऊंगी मैं, अभी इतना याद रखना है कि अच्छे वे में हमें चेस्ट कंप्रेशन देना है, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डीफैब को कैसे और कब यूज करना है, ठीक है। ये जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी ना, एडवांस सपोर्ट जब पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं बताऊंगी कि डीफैब, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डीफैब क्या होता है, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि कब कैसे कहाँ यूज करना है, अननेसेसरी हमें यूज नहीं करना होता है सारी चीजें, ठीक है। और रेस्क्यू ब्रीथिंग कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि टीम वर्क कैसे होता है। टीम वर्क का मतलब कि जब भी हम पेशेंट को जब हमारा जो अप्रोच होता है, लाइफ सेविंग अप्रोच होता है, तो उसमें एक टीम वर्क होती है और टीम के साथ हमें काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग कंप्रेशन देने के लिए लगे हुए हैं और ब्रीथ देने वाला कोई है ही नहीं, ऑक्सीजन डिलीवर करने वाला कोई है ही नहीं, पल्स चेक करने वाला कोई है ही नहीं।
इसमें क्या होता है, एक लोग पल्स चेक कर लेंगे, एक सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन के लिए स्टार्ट रहेगा, और एक बंदा हमेशा किसके लिए रहेगा, ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए रहेगा। और अगर और मेंबर है जिसने पल्स चेक कर लिए, वो फ्री हो गया है, तो उसके बाद वो 30 कंप्रेशन 1 मिनट में हम 100 से 110 120 तक हम दे सकते हैं। तो उसके बाद हम अपने आप को चेंज करेंगे, दूसरा जो रेस्क्यूअर होगा वो आएगा। तो ये सारा टीम वर्क होता है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा सीपीआर दे रहा है तो देते रहेगा, वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा और हाई क्वालिटी सीपीआर नहीं दे पाएगा या इफेक्टिव सीपीआर नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन जब आप सीपीआर परफॉर्म करोगे और हाई क्वालिटी सीपीआर परफॉर्म करोगे, आपको जब 30 कंप्रेशन आप दोगे तो आप इतना एग्जॉस्टेड हो जाओगे कि आप अच्छे से दे ही नहीं पाओगे उसके बाद का कंप्रेशन। फिर भी हम 1 मिनट तक जो सीपीआर देते हैं, तो उसमें 1 मिनट के सीपीआर में 100 से 120 तक हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। और उस कंडीशन में सपोज कि कोई एग्जॉस्टेड हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये दूसरे टीम वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको टेक ओवर करे। ठीक है, आता है स्टेप्स ऑफ सीपीआर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमको सीपीआर कैसे कैसे देना है। ठीक, स्टेप्स ऑफ सीपीआर में सबसे पहले हम सेफ्टी इंश्योर करेंगे। दूसरा पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट। सेफ्टी इंश्योर करेंगे, किसकी सेफ्टी, खुद की सेफ्टी और एज वेल एज जो जिसको हम सीपीआर देना चाह रहे हैं उसकी सेफ्टी। ठीक है, अब खुद की सेफ्टी कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसी कंडीशन है जहां पे पेशेंट इनसाइड है, किसी बिल्डिंग के अंदर है, वहां पे ऐसी कंडीशन जहां पेशेंट कोलैप्स हो गया इनसाइड है, तो ऐसी जगह ना हो पेशेंट जहां पे कोई किस तरह से अनसिक्योर वेपन हो पेशेंट में। कंस्ट्रक्शन वगैरह डिप्राइव्स हो रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शनल वर्क हो रहा है, बिल्डिंग टूट रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स वगैरह हो। तो ऐसी अगर सिचुएशन में पेशेंट है, उस एरिया में अगर पेशेंट है, तो सबसे पहले हम उसको सेफ जगह पे रेस्क्यू करेंगे पेशेंट को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पे ओपन वायर है और हमको सीपीआर हाई क्वालिटी देना है तो तुरंत हम देना स्टार्ट करेंगे। नो, ये गलत टेक्निक होती है, क्योंकि इससे आपको भी हार्म हो सकता है। ठीक है, फिर आपको एक बंदा लगेगा सीपीआर देने के लिए। तो उससे बेटर है कि आपको पेशेंट को रेस्क्यू करना है एक सेफ प्लेस पे, और वहां पे जाके उसको सीपीआर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियर बाय हैजार्ड्स चेक कर लेंगे पेशेंट। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज है पेशेंट के पास जो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इनसाइड अगर आप ऐसे हैं। ठीक है, अगर आउटसाइड है तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए पेशेंट ऐसी जगह पे जहाँ ओपन वायर्स वगैरह है, तो उससे हमें साइड करना है। या कोई एक्सीडेंटल केस में फ्यूल लीकिंग हो रहा है, या फायर वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है, बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, या कोई नेचुरल डिजास्टर है, तो हम उसी जगह पे थोड़ी कर देंगे कि हमको सीपीआर देना तो हम यही सीपीआर देंगे। नहीं, हम रेस्क्यू करेंगे पेशेंट को सेफ प्लेस पे, सेफ एनवायरनमेंट में रेस्क्यू करके वहां सीपीआर देंगे। ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्टेप होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें पेशेंट को बचाना है तो हम वहीं पे सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे, और कोई ऐसा डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होगा, और फिर क्या होगा, आपको सीपीआर देना पड़ जाएगा, फिर आपको अलग बंदा लगेगा आपको सीपीआर देने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। जोक्स अपार्ट, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि कोई भी पेशेंट जिसको हम सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं, एक सेफ प्लेस में परफॉर्म करेंगे सीपीआर। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोड के बीच में एक्सीडेंट हो गया तो हम रोड के बीच में सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। नो, उसको हम साइड में लेके आएंगे पेशेंट को इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे। ऐसा नहीं है कि उसको इंजरी हो गई तो हम कैसे भी खींच खाच के ला रहे हैं और उसको फर्दर और इंजरी हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। उसको सेफली हम पेशेंट को रेस्क्यू करेंगे, और वहां पे जहां पे भी सेफ इन्वायरमेंट है वहां पे हम अपना सीपीआर इनिशिएट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसीलिए इसको रेड पेन से लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमेशा इंश्योर करना है कि आप किसी को ट्रीटमेंट देते वक्त आप इंजर्ड ना हो जाए। ठीक है, आपको कोई इंजरी ना हो जाए। हम कोई भी ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी हम आप दूसरे को क्या कर पाएंगे, हम केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। राइट, देन दूसरा स्टेप क्या होता है। अब मैंने आपको याद कीजिए, जब मैं आपको कैप पढ़ा रही थी तो मैंने कैप के पहले जब इंडिकेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है। तो ठीक है, तो वही लिखा है कि असेस करेंगे पेशेंट कंडीशन की। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, हमने ये सब देख लिया, पेशेंट को हम ले आए, रेस्क्यू कराए, एक सेफ प्लेस पे ले आए। अब हम चेक करेंगे कि पेशेंट कैसा है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पेशेंट में, ठीक है, तो लेवल ऑफ पहले तो देख लेंगे कॉन्शियसनेस कैसा है, 0 हो जाएगा, ऑब्वियस है अनरिस्पॉन्सिव है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देख लिया। अब
उस एक बार और इंश्योर करने के लिए पेशेंट जो विक्टिम है उसके शोल्डर पे हम टैप करेंगे, हमें नाम पता है तो नाम बुलाएंगे, या हेलो मिस्टर या कुछ भी हम कह के, या भैया दीदी जो भी पेशेंट है उसको ऐसे कह के हम टैप करेंगे जोर से। और अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम इसका एक बार ब्रीथिंग चेक करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पेशेंट को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद हमने उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक किया। उसके बाद पेशेंट अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो हमने क्या किया, ब्रीथिंग को चेक किया। अब ब्रीथिंग को चेक करने के लिए हम देख रहे हैं पेशेंट ब्रीथिंग इनिशिएट कर रहा है कि नहीं, ब्रीथिंग ले रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न है या नहीं। ब्रीथिंग पैटर्न में अगर पेशेंट गैस्पिंग कर रहा है तो उसे हम नॉर्मल ब्रीथिंग में नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, तो गैस्पिंग विल नॉट कंसिडर इन ब्रीथिंग। अगर गैस्पिंग है तो हमें उसके बाद अपना सीपीआर जो है स्टार्ट करना है। तो ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पे पेशेंट को हमने असेस कर लिया कि भाई पेशेंट ना सांस ले रहा है प्रॉपरली या एबनॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है, अनरिस्पॉन्सिव है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सर्कुलेशन स्टार्ट करवाना है पेशेंट में। ये हमारा असेसमेंट था। अब हम सर्कुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे पेशेंट में। ठीक है, सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अकेला बंदा है तो किसी को बोल सकता है कि भाई आप ईएमएस को कॉल करें। ईएमएस स्टैंड फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं। स्पेशलाइज जो बेसिकली सीपीआर के लिए जो स्पेशलाइज होते हैं या इमरजेंसी के लिए जो हॉस्पिटल में एक टीम बनाई रहती है तो उस टीम को आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को बोल सकते हैं ये चीज के लिए, एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं ताकि हम यहाँ से पेशेंट को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाएं और हॉस्पिटल में इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे पाए। ठीक, इतना सब होने के बाद अब हम अपना सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये मैं जब पढ़ा रही हूँ तो बहुत बड़ा लग रहा है कि ये प्रोसेस करेंगे, लेकिन ये हमें बहुत क्विक करना है, असेसमेंट भी क्विक करना है, हमें सर्कुलेशन सारी चीजें हमें बहुत फटाफट देखनी है क्योंकि ये कैसा प्रोसीजर, इमरजेंसी प्रोसीजर है। हम बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये प्रोसीजर नहीं कि हम इसमें बहुत समय लगा दें, तब तक तो पेशेंट निपट जाएगा। तो इसको हमें बहुत क्विकली करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, देखिए सीपीआर अब हम यहाँ से बिगिन करेंगे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अब हमने सीपीआर यहाँ से बिगिन कर दिया है। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम कैप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है, कैप प्रोसीजर याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था, सर्कुलेशन एंड कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। ठीक, अब यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा हम क्या करेंगे, सर्कुलेशन अब कैसे चेक कर रहे हैं, हम कैरोटिड आर्टरी से चेक कर रहे हैं एडल्ट में और 10 सेकंड के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई किसी भी एज ग्रुप में अगर चेक करें तो 10 सेकंड से ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। हम एकदम टाइम लेके हम फील कर रहे हैं कि हमें यहाँ मिल जाएगी, अच्छा ऐसे है, अच्छा थोड़ा और टाइम, नहीं, 10 सेकंड में नहीं मिल रही है, हम कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे देन एंड देयर। ठीक है, एडल्ट के केस में हम कैरोटिड चेक करते हैं, अगर चिल्ड्रन है तो फीमोरल हम कर सकते हैं, और इन्फेंट है तो फीमोरल और ब्रेकियल दोनों ही हम जो है आर्टरी चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फॉर द 10 सेकेंड ओनली, ओके, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। देखिए मैंने लिखा भी है, डोंट टेक टाइम मोर देन 10 सेकेंड फॉर असेसिंग द पल्स। पल्स को देखने के लिए हमें 10 सेकेंड ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, वरना ऑक्सीजन हम यहाँ पे 10 सेकेंड ज्यादा ले जा रहे हैं, वहाँ पे हार्ट पंप नहीं कर रहा है और ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो गई है, ब्रेन डेड हो रहा है। ठीक है, तो 10 सेकेंड ज्यादा नहीं करना है। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, मान लीजिए हमें पल्स नहीं मिल रही है, पल्स नहीं मिल रही है, विक्टिम जो है उसको हम फर्म और सुपाइन पोजीशन देंगे। फर्म पोजीशन देंगे, एकदम हार्ड सरफेस देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऐसा बेड है जो रिकॉइल हो जा रहा है तो उसमें इफेक्टिव सीपीआर कभी भी नहीं होगा। अगर आप हॉस्पिटल बेड पे हैं तो उसे सीपीआर मोड पे डाल लीजिए। ठीक है, आईसीयू में जितने बेड होते हैं उसमें सीपीआर मोड का ऑप्शन होता है, तो आप सीपीआर मोड पे डाल लीजिए, बेड बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, और पेशेंट को हमेशा सुपाइन पोजीशन में देना है, किसी और पोजीशन में हम कभी भी सीपीआर नहीं देते हैं पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद को सुपाइन पोजीशन दे लिया तो हम जो हमारा हील ऑफ द हैंड है, यानी ये वाला पोर्शन है, मैं पास से दिखा रही हूँ, ये वाला जो पोर्शन है उससे हम अपने हाथ को इंटरलॉक करेंगे पहले, और इंटरलॉक करने के बाद इस हैंड से हमें चेस्ट कंप्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन दोनों निपल्स के बीच में और स्टर्नम पे देना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मैंने क्या बताया, हील ऑफ द हैंड, ये हील है। ठीक है, डबल EL, ये हील ऑफ द हैंड से हमें क्या करना है, अपना हैंड को प्लेस करना है ऑन लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम इन मिड ऑफ द चेस्ट बिटवीन बोथ द निपल। ये हमारा स्टर्नम है
जो लोअर हाफ स्टर्नम होता है वहां पे मिडिल में, और दोनों निपल्स के बीच में हमें क्या करना है, दोनों निपल्स के बीच में हमें अपना जो हील ऑफ द हैंड है उससे क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे बता रही हूँ वीडियो में ताकि मेरा ये हाथ दिख जाए आपको। और जब भी हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो हमारी एल्बो शुड बी स्ट्रेट, और हमें एक स्ट्रेट मैनर में ही कंप्रेशन देना है। एल्बो अगर हम बेंड करके दे रहे हैं तो वो इफेक्टिव सीपीआर में कंसिडर नहीं होगा, आप पेशेंट को रिससिटेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, उसके बाद इंटरलॉक करना है हैंड को और स्ट्रेट करना है आर्म को। इंटरलॉक करना है, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लगाया था, आई गेस रिमूव हो गया है आई थिंक। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इंटरलॉक करना है हैंड को, कैसे इंटरलॉक करेंगे, लाइक दिस, ये होता है इंटरलॉकिंग। और स्ट्रेट करना है एल्बो को लाइक दिस, और हम कंप्रेशन यहाँ से ऐसे ऐसे देना स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो अटैच कर दूंगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर में शो किया कि किस तरीके से हमें इंटरलॉक करना है हैंड को, और हमें एल्बो को अपनी स्ट्रेट करनी है। यहाँ पे हमें एल्बो स्ट्रेट करनी है, और इंटरलॉकिंग देखिए मैंने शो किया हुआ किस तरीके से करनी है। ठीक है, कंप्रेशन जो हम देंगे पेशेंट को वो 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए उसमें। ठीक है, या 2 इंचेस एडल्ट में डेप्थ होनी चाहिए। और हम जो हम कंप्रेशन दे रहे हैं वो पर मिनट हमें कैसे देना है, पर मिनट हमारा होना चाहिए कितना, 100 to 120 कंप्रेशन इन अ मिनट। ठीक है, और हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ हमें देना है। ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें चेक करना है चेस्ट रिकॉइल। चेस्ट रिकॉइल अगर नहीं हो रही है तो इफेक्टिव हमारा कंप्रेशन नहीं है। और चेस्ट रिकॉइल होने के बाद ही हमें दूसरा कंप्रेशन देना है। ये नहीं कि हम इतना ज्यादा कंप्रेशन दे रहे हैं कि रिकॉइल होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। फास्ट हमें देना है कंप्रेशन, बट उसमें रिकॉइलिंग का टाइम हमें देना पड़ेगा, थोड़ा गैप देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको हैंड का आपको पोजिशनिंग रखनी है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा एयरवे। एयरवे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैन्यूअर के बारे में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर के बारे में 30 कंप्रेशन के बाद हमें 2 ब्रीथ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और मैंने वहां पे 2 मैन्यूअर बताया था, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और एक बार आप पढ़ लीजिए। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ अलग से नहीं है इसमें। ठीक ना, उसके बाद हमारा आता है ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ब्रीथिंग के बारे में भी ऑल ओवर मैंने सब कुछ बता दिया है। जब भी हम पेशेंट को क्या करेंगे, कंप्रेशन दे रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि इफेक्टिव सीपीआर चल रहा है। ठीक है, तो 2 साइकिल हमारी सीपीआर देने के बाद, या फिर हम आप कह सकते, सॉरी 5 साइकिल सीपीआर देने के बाद, या फिर आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ गिविंग सीपीआर हम पेशेंट का पल्स चेक करेंगे। ठीक है, अगर पल्स एब्सेंट होगी तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीपीआर। अगर पल्स आ जाएगी यानी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, या पेशेंट रिकवर हो जाएगा, या रिससिटेट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसे हम रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि पेशेंट या तो जब भी हम सीपीआर परफॉर्म करेंगे तो हम चेक करेंगे ना कि पेशेंट हम इफेक्टिव सीपीआर दे रहे हैं कि नहीं, या तो हम सीपीआर इफेक्टिव नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और अगर दे पा रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें चेक भी तो करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 साइकिल के बाद या 2 मिनट के बाद हमें क्या करना है, पल्स को चेक करना है और देखना है कि पल्स वापस से आई है या नहीं आई है, पल्स वापस से पालपेट हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो फिर से हमें सीपीआर कंटिन्यू रखना है। अगर हो गई है तो पेशेंट यानी रिकवर हो गया है, यानी पेशेंट पोस्ट जो पेशेंट है वो उसको हमें किस पोजीशन में रखना है, उसके बाद रिकवर होने के बाद रिकवरी पोजीशन में हमें रखना है पेशेंट को। ठीक है, ये जो होता है प्रॉपर सीपीआर देने का पूरा तरीका और गाइडलाइन है। ठीक, अब मैं आपको ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस करूंगी। ब्रीथिंग क्या, मैंने बताया आपको कि जो ब्रीथिंग, एक ब्रीथ देना है उसको 1 सेकंड के अंदर देना है। हम 2 ब्रीथ दे रहे हैं यानी 2 सेकंड दे रहे हैं। ठीक, तो 2 सेकंड के अंदर हमें 2 ब्रीथ कंप्लीट कर देनी है। 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देनी है। अगर यहाँ पे कोई चेस्ट राइज नहीं दिख रहा है, जैसे हम ब्रीथ दे रहे हैं और कोई भी ऑब्वियस चेस्ट मूवमेंट नहीं दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। या तो हम जो भी मास्क अप्लाई कर रहे हैं वो कहीं से लीक कर रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, या फिर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, चोकिंग है पेशेंट को, तो हम उसको रूल आउट करेंगे पहले। ठीक है,
उसके नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रही है, सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो उससे भी कोई मतलब तो होने वाला नहीं है, ऑक्सीजन जाना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीजन जा नहीं रही है तो यानी हम कहीं ना कहीं हमारी सीपीआर इफेक्टिव नहीं है, ठीक। और जैसे ही पेशेंट रिकवर हो जाएगा तो हम उसे रिकवरी पोजीशन पे पेशेंट को रखेंगे, ठीक है। अब रिकवरी पोजीशन क्या होता है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक। तो ये हो गया ओवरऑल बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से पेशेंट को हम असेस करेंगे, रूल आउट करेंगे कि पेशेंट को सीपीआर की नीड है या नहीं है, और उसके बाद हम किस तरीके से सीपीआर को इनिशिएट करेंगे, ठीक है।